हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिकल इंजीनियरिंग बेसिक्स। तो हम अभी तक पीएसएम यानी प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में उनके 14 एलिमेंट्स के बारे में समझ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने पर्सनल के बारे में समझा, उसके डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में समझा, एक एक समझ के ऑडिटिंग क्या होता है, देन मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल चेंज क्या है, क्यों है, देन इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन हम क्यों करते हैं या क्यों ज़रूरी है। इसी तरीके से हमने उसके सारे एलिमेंट्स को समझा। टोटल जो है आपके 6 एलिमेंट्स हैं पर्सनल के अंदर में। अब हम समझते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। टेक्नोलॉजी के अंदर आपके पास 4 मेजर पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर टेक्नोलॉजी को बांटा गया है। पीएसएम के 4 एलिमेंट्स हैं जिनको कि हम समझते हैं। बेसिकली पहला पॉइंट है, आप सबने जितने भी लोग प्लांट में काम कर रहे हैं सबने प्लांट के अंदर एसओपीज देखी हैं। अभी हम ये समझते हैं कि एसओपी क्यों ज़रूरी है। तो एक मेजर पॉइंट आपका ऑपरेटिंग प्रोसीजर सेफ प्रैक्टिसेस का पोर्शन आपका टेक्नोलॉजी के अंदर पीएसएम के अंदर इंक्लूड किया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या होता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी जो भी प्लांट के अंदर लगाई जाती है, मतलब एक प्लांट अगर डिज़ाइन किया गया है तो टेक्नोलॉजी के बेसिस पर डिज़ाइन किया गया है, जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। अब उन अलग अलग इक्विपमेंट्स के अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन लगा होगा, कुछ इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स लगे होंगे, मैकेनिकल सिस्टम्स लगे होंगे। तो ये सारे सिस्टम्स को ऑपरेट करने का एक ना एक तरीका है जो कि टेक्नोलॉजी के साथ ही आता है। अगर एक पंप है तो आपको पता है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप और एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, दोनों को ऑपरेट करने का तरीका अलग अलग है। सेंट्रीफ्यूगल पंप आपने ड्राई रन कर दिया, कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट नहीं होगा। या फिर आपने आउटलेट वॉल बंद करके चला दिया, आउटलेट वॉल बंद कर दिया, पंप स्टार्ट कर दिया, चल रहा है, कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं होगा। लेकिन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट आपने चालू किया और आपने आउटलेट का वॉल बंद कर दिया, तो क्या करते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, वो क्या करेगा, लगातार प्रेशर जनरेट करता रहेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपकी आउटलेट की लाइन, डिस्चार्ज लाइन आपकी फाड़ देगा। तो इसलिए आपको पता है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, दोनों अलग अलग हम लोग ऑपरेट करने के तरीके अलग हैं। यही चीज़ इसी तरीके से हर एक इक्विपमेंट को ऑपरेट करने के लिए या किसी प्रोसेस को ऑपरेट करने के लिए पूरे के पूरे प्रोसेस को कैसे चलाना है, उसको भी हमने ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना रखे हैं उसके। तो इसको सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर पहली बात, कि किसी भी इक्विपमेंट को या किसी भी प्रोसेस को सेफली कैसे चलाया जाए। उसके लिए उसको एक तो आपको ओवरऑल प्रोसेस होगा कि स्टार्टअप के लिए करना है, सेफ शटडाउन के लिए करना है, स्टार्ट करने के लिए पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप है, चौथा स्टेप है, ऐसे करके प्रोसेस का दिया होगा। उसके लिए सेफ ऑपरेटिंग कंडीशंस होंगे कि कोई भी इक्विपमेंट का किस रेंज में चलाना है। लेट्स से आपका एक इक्विपमेंट है तो वो किस रेंज में डिज़ाइंड है, उसका मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना है, मैक्सिमम ऑपरेटिंग वॉल्यूम कितना है, किस टेम्परेचर रेंज में चलाना है। तो ये सारी डिटेल्स आपको इक्विपमेंट वाइज भी आपके पास लिस्ट होगी और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किसी भी इक्विपमेंट का क्या उसका वॉल्यूम है, क्या उसका ऑपरेटिंग रेंज है, टेस्ट प्रेशर कितना है, ऑपरेटिंग प्रेशर कितना है। ये सारा डेटा आपके पास ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में मिल जाता है। सेफ प्रैक्टिसेस इसलिए भी कि किसी को भी ऑपरेट करने के लिए, किसी भी इक्विपमेंट को चलाने के लिए या किसी भी प्रोसेस को चलाने के लिए आपको ये बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए कि ये प्रोसीजर है जो कि आपको रिलीजियसली फॉलो करना है। क्योंकि एसओपी बेसिकली क्या होता है, एसओपी वही है जो आप प्लांट में परफॉर्म करते हैं, या कोई प्रोसेस को आप किस तरीके से चला रहे हैं, या फिर वही चीज़ लिखा हुआ है, या फिर वही चीज़ लिखा हुआ है जो कि आप चला रहे हैं। दोनों वे वही है। मतलब लैंग्वेज कोई भी हो, लेकिन लिखा वही है जिस तरीके से प्लांट में चलाया जा रहा है, या फिर आदमी चला वैसे ही रहा है जैसा कि प्लांट में लिखा है, जैसा कि एसओपी में लिखा है। सो बेसिकली एसओपी और सेफ प्रैक्टिस इसलिए डिज़ाइन किए जाते हैं कि मैं चलाऊं या मेरे अलावा कोई और ऑपरेटर चलाए, कोई और इंजीनियर चलाए, तो वो उसी तरीके से चलाए जिस तरीके से उसको चलाना चाहिए, और वही चीज़ एसओपी में लिखी जाती है। बेसिकली एसओपी इसलिए डिज़ाइंड है ताकि कोई भी नया आदमी भी आए जो कि आपके प्लांट में नया रिक्रूट हुआ होगा,
तो एसओपी को देख कर समझ आया कि मेरे को ये इक्विपमेंट ऐसे चलाना है, ये प्रोसेस ऐसे चलाना है और यही चलाने का सेफ तरीका भी है। सो इसीलिए एसओपीज डिफाइन की जाती हैं, सेफ प्रैक्टिसेस फॉलो किए जाते हैं, ताकि प्लांट के अंदर अगर सब चीज़ें एक फिक्स तरीके से जो कि डिफाइंड है, मशीन के लिए भी, इक्विपमेंट के लिए भी, प्रोसेस के लिए भी जो डिफाइंड प्रोसीजर्स बनाए गए हैं, अगर वो फॉलो होते हैं तो प्लांट में अनसेफ कंडीशंस कभी पैदा ही नहीं होंगी। नेक्स्ट होता है मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज। लेट्स से आपके प्लांट में कोई इक्विपमेंट लगा हुआ था और किसी वजह से हम एक दूसरा इक्विपमेंट लेके चले आए। सो हम कोई भी चीज़ ऐसी कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके फैसिलिटी में कुछ चेंज हो गया हो, या फिर आपके प्रोसीजर में कुछ चेंज हो गया हो, या आपके लेआउट में कुछ चेंज हो गया हो, ऐसी कोई भी चीज़ है जिसकी वजह से आपके टोटल प्रोसेस में कुछ भी चेंज आया हो, कोई नया इक्विपमेंट ऐड कर दिया, या लाइन कहीं से बड़ी करे घुमा करे कहीं और डाल दिए, कहीं से कहीं लाइन को जोड़ दिया है, तो वो चीज़ रिकॉर्ड हो। पहली चीज़ तो आपने जो ओरिजिनल टेक्नोलॉजी आपके पास सप्लाई हुई थी, आपने उस टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस किए हैं। तो जो चेंजेस किए हैं वो चेंजेस सबसे पहले तो एक प्रोसीजर के थ्रू जाने चाहिए। सो उस प्रोसीजर के अंदर आप लेट से 4-5 स्टेप्स होंगे, जिसमें पहली बात तो अगर मैं कोई एमओसी मैनेजमेंट ऑफ चेंज, अगर मैं कोई एमओसी रेज कर रहा हूँ तो पहले तो मैं वो जस्टिफाई करना है मुझे कि मैं क्यों चेंज कर रहा हूँ। सो जस्टिफिकेशन के बाद उसके बेसिस पे आपकी PNIDs, SOPs वो सब कुछ अपडेट होगी। वो सिस्टम अपडेट होने के बाद तब जाके फील्ड के अंदर पहले मतलब आपका एक ड्राफ्ट SOP बनेगा, ड्राफ्ट PNID बनेगा, चेंजेस बाकायदा मेंशन होंगे कि ये चेंजेस बहुत ही क्लियरली और क्यों कर रहे हैं वो बहुत बराबर वो डेटा रिकॉर्ड होगा। फिर उसके ऊपर आपको जो है प्लांट के अंदर डिस्कशन होने चाहिए क्रॉस फंक्शनल टीम्स कि हम ये चेंज करने जा रहे हैं, चेंज करने में क्या क्या हर्डल्स हैं, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो उसके लिए क्या सेफ प्रोसीजर है, उसमें सेफ्टी, टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल, सारे मेंटेनेंस टीम, ऑपरेशन सब कुछ होना चाहिए। सो एक हेल्दी डिस्कशन के बाद कि ये करना ज़रूरी है या बिना किए भी कुछ कर सकते हैं। सो जो भी चेंजेस हैं वो उसके अंदर बराबर डिस्कशंस हो करके अगर करना है तब जा कर के आगे बढ़ना है। मतलब सबकी राय सहमति होनी चाहिए कि हम जो करने जा रहे हैं वही रास्ता सही है, उसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा, तो ही हम ये मैनेजमेंट ऑफ चेंज लेके आएंगे। सो जब सब लोग अपनी हामी भर देंगे उसके अंदर कि करना ही करना है, देन वो चीज़ें फील्ड में इम्प्लीमेंट होगी। उसके बाद जो हमने टेम्प्रेरी डॉक्यूमेंट्स बनाए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स परमानेंट होंगे, SOPs वापस से रिवाइज होंगी, आपके PNIDs रिवाइज होंगी, आपका ओवरऑल लेआउट रिवाइज होगा, और फिर फाइनली हम MOC को फाइनली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे प्लांट के अंदर। इससे क्या होने वाला है, पहली चीज़ तो कोई भी चीज़ अगर है तो आपके पास अप टू डेट हो गई, आपको पता है कि ये चीज़ें हैं और ये अप टू डेट हो गई। तो कोई भी अभी अगली बार जब PNID उठाएगा तो आपके पास अपडेटेड PNID रहेगी, तो उसको पता है कि प्लांट के अंदर ये चीज़ ऐसे है, नहीं तो पुरानी PNID फॉलो कर रहा है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आज से लेट से एक इलेक्ट्रिकल लाइन, एक नॉर्मल सी बात करते हैं, आपके प्लांट के अंदर लेट से इलेक्ट्रिकल वायरिंग जितनी भी वो सब अंडरग्राउंड है। कल को आपको कुछ भी चेंज करना है, आपको नया गड्ढा खुदवाना है किसी भी चीज़ के लिए, XYZ फायर वाटर नेटवर्क सिस्टम बनाना है, अभी आपने उस बात को, आपने जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो आपने बनाया था, जो आपने लेआउट लिया था इनिशियली, आपने उसका लाइन डायग्राम बनाया ही नहीं, पता ही नहीं है कि वो इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स कहाँ से कहाँ तक रन कर रही है। तो आप अगली बार जब आपको ये फायर वाटर नेटवर्क सिस्टम अंडरग्राउंड डालना है, तो उस केस में आपको पता ही नहीं रहेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वायरिंग है कि नहीं, तो आप खुदाई कैसे करवाएंगे। अब आप समझ रहे हैं कि आप खुदाई करने चलेंगे और इलेक्ट्रिकल शॉक लग गया तो करने की वजह से किसी चीज़ से भी खुदाई कर रहा है, डायरेक्ट लाइव वायर पे पड़ गया, कुछ भी हो गया। तो इसलिए जितनी चीज़ें डॉक्यूमेंट होती रहेंगी या जो भी चीज़ें होती रहेगी
वो आगे जा कर के इंसिडेंट्स नहीं हो, उसके लिए हम मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज के थ्रू जाते हैं कि हम जो भी चीज़ प्लांट के अंदर चेंज कर रहे हैं वो चेंजेस रिकॉर्ड हो जाए और अगली बार से हर किसी के पास वो डेटा रहे कि ये चीज़ें चेंज की गई हैं, रीज़न ये था, रीज़न जस्टिफाइड है, और ये चीज़ चेंज करने से हमने एसओपी में भी ये चेंज किया, हमने प्रोसेस चेंज किया, हमने लेआउट चेंज किया, जो भी चीज़ किया वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट की गई हैं। देन उसके बाद आता है प्रोसेस हैजार्ड एनालिसिस। कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उस प्रोसेस के अंदर क्या क्या हैजार्ड्स हैं उसकी एनालिसिस की जाती है। तो अगर बराबर प्रोसेस हैजार्ड एनालिसिस किया गया है किसी भी प्रोसेस का, तो उस प्रोसेस को चलाते समय इंसिडेंट होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। प्रोसेस हैजार्ड एनालिसिस के अंदर हम एक्सट्रीम कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए हम ये समझते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें, क्या क्या हैजार्ड्स या क्या क्या अनसेफ सिचुएशंस पैदा हो सकती हैं प्लांट के अंदर कोई भी प्रोसेस को रन करते समय। तो उसके लिए प्रोसेस हैजार्ड एनालिसिस किया जाता है, जिसमें कि हम रिस्क कैलकुलेट करते हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी है, सीवियरिटी कितनी हो सकती है, कितना बड़ा यह हो सकता है, और उसका अकरेंस कितने ज़्यादा बार हो चुका है किसी भी इंडस्ट्री में। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी उसका रिस्क मैट्रिक्स बनाते हैं और रिस्क मैट्रिक्स से समझते हैं कि प्रोसेस सेफ है कि नहीं, कितना हैजार्डस है और कितना अनसेफ है, वो समझने के लिए प्रोसेस हैजार्ड एनालिसिस किया जाता है। अगर प्रोसेस हैजार्डस है, हमको समझ में आता है कि प्रोसेस बहुत ज़्यादा हैजार्डस है, तो उसके अंदर क्या क्या कंट्रोल्स लगा सकते हैं ताकि प्रोसेस सेफ बने। हो सकता है उसके अंदर कोई इंजीनियरिंग कंट्रोल्स लगा सकते हैं, कोई नया सिस्टम ला के लगा सकते हैं, या कुछ जो प्रोसेस है प्रोसेस ही चेंज कर सकते हैं। हो सकता है रॉ मटेरियल हैजार्डस है, तो हम एक रॉ मटेरियल जो कि सबसे हैजार्डस है उसके यहाँ पे कोई और ज़्यादा सेफ रॉ मटेरियल लेके आ सकते हैं क्या। सो ये सब चीज़ें स्टडी करने का अपना PHA के अंदर होता है, यानी कि प्रोसेस हैजार्ड एनालिसिस के अंदर हम समझते हैं कि कोई प्रोसेस कितना सेफ है और कितना हैजार्डस है, तो उसके लिए PHA की स्टडी होती है। सो टेक्नोलॉजी जो हम लेकर के आए हैं या फिर जो प्रोसेस हम रन करने जा रहे हैं, वो प्रोसेस की सेफ्टी या रिस्क उस प्रोसेस को रन करने के लिए कितना ज़्यादा है, या फिर कितना ज़्यादा हैजार्डस है, कितना अनसेफ हो सकता है रन करते समय। टिल द एंड एक एक चीज़, एक एक प्रोसेस, एक एक स्टेप की स्टडी होती है और फिर उस डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है, जो कि हम प्रोसेस हैजार्ड एनालिसिस में पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं। सो PHA इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट के अंदर कि हम कोई भी नया प्रोसेस भी डेवलप करने जा रहे हैं या नया प्रोडक्ट डेवलप करने जा रहे हैं, तो उसकी भी प्रोसेस हैजार्ड एनालिसिस होती है। तो प्रोसेस हैजार्ड एनालिसिस के अंदर हर एक सिचुएशन को एसेस किया जाता है कि वो प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप फ्लो चार्ट्स बनते हैं, उन फ्लो चार्ट्स के बेसिस पे सारे उसको और माइन्यूट लेवल पे फ्लो चार्ट्स बनते हैं, मतलब सब जितने माइन्यूट लेवल्स पे हम तोड़ सकते हैं तोड़ते हैं। फिर एक एक स्टेप बाय स्टेप उन हर एक स्टेप को समझते हैं कि ये प्रोसेस कितना हैजार्डस है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या इन प्रोसेस को रिप्लेस कर सकते हैं क्या। सो एक एक चीज़ की स्टडी होती है PHA के अंदर, वही हम प्रोसेस हैजार्ड एनालिसिस में रहता है। PHA करने के बाद हमको पता है कि कोई प्रोसेस करने में कितना हैजार्ड है, और फिर हम उन हैजार्ड्स को नेगेट कैसे कर सकते हैं, ख़त्म कैसे कर सकते हैं, या फिर मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, या अनटूवर्ड सिचुएशन में हमको क्या स्टेप्स लेने हैं, वो PHA के अंदर आपको मिल जाएगा। तो इसलिए PSM के अंदर प्रोसेस हैजार्ड एनालिसिस भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो कि आपके टेक्नोलॉजी का पार्ट है। देन ऑफ कोर्स प्रोसेस टेक्नोलॉजी, और या फिर सेफ्टी इंफॉर्मेशन, आपकी प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन कि बेसिकली आपका प्रोसेस जो है वो कितना सेफ़ है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, या हम सेफ्टी के लिए हमने क्या क्या चीज़ें उसके अंदर लगा रखी हैं, या सिस्टम को सेफ बनाने के लिए हमने क्या क्या स्टेप्स ले रखे हैं। सो बेसिकली इसमें लेट से हमने एक DCS ऑपरेटेड सिस्टम है, तो उसके अंदर अलार्म सिस्टम लगा होगा, उसके अंदर जो है आपने सेफ्टी इक्विपमेंट में लेट से RD लगा रखा है, PSV लगा रखा है। एक एक चीज़, जो भी चीज़ आपके सिस्टम को सेफ बना रही है, वो सारे के सारे सिस्टम आपके प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन के अंदर आपको मिल जाते हैं। यही चीज़ प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन का जो डेटा आता है वो हमको PHA के अंदर मिलता है
कि PHA में हमने हज़ार्ड एनालिसिस किया है, तो उस सिस्टम को सेव करने के लिए हमको क्या क्या सेफ्टी इन्फॉर्मेशन, आपके प्लांट के अंदर क्या क्या सेफ्टी इक्विपमेंट्स लगाने हैं, देन आपके रॉ मटेरियल्स के बारे में एक एक चीज़, कितना हज़ार्डस है, स्पिलेज हुआ तो क्या करना है, कैसे करना, तो इस चीज़ की भी पूरी स्टडी होती है। या फिर आपको किसी चीज़ का स्टोरेज कैसे करना है, किस चीज़ में करना है, ट्रांसफ़र लाइन किस चीज़ की होगी, या ये लाइन है वो ये मटेरियल है या रॉ मटेरियल है, उसकी लाइन किस चीज़ से बनेगी, उसका एमओसी क्या होना चाहिए। तो एक एक चीज़, या आपका सेफ्टी से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है प्रोसेस सेफ्टी का, वो आपको प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन में मिल जाता है। तो बेसिक टेक्नोलॉजी के अंदर आपके पास हर एक सेफ्टी से रिलेटेड आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। चाहे वो रॉ मटेरियल्स की होगी तो आपको ऑपरेशंस के पास मिलेगी, आपके पास जो है इक्विपमेंट्स की होगी तो आपको ज़्यादातर मैकेनिकल के पास मिलेगी, इंस्ट्रूमेंट के पास मिलेगी, इलेक्ट्रिकल के पास मिलेगी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, उसका अपना इलेक्ट्रिकल सेफ्टी चेकलिस्ट होगा, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डॉक्यूमेंट्स होंगे, इंस्ट्रूमेंट के पास इंस्ट्रूमेंट सेफ्टी डॉक्यूमेंट्स होंगे, मैकेनिकल के पास मैकेनिकल सेफ्टी डॉक्यूमेंट्स होंगे। ऑपरेशंस के बाद वैसे ही बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें कि आपने भी देखा था कि आपके पास इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड प्लानिंग, जो कि मैं देखा था, वो ऑपरेशंस के बाद भी आपको मिल जाएगा। देन आपके पास बाकी सिविल की सेफ्टी में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, हर एक चीज़, रॉ मटेरियल्स में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ट्रांसफरिंग में, फीडिंग के टाइम पे, या फाइनल प्रोडक्ट निकालते टाइम पे, या फिर रॉ मटेरियल को फ्लो करने में एक जगह से दूसरी जगह में कितने प्रेशर पे करना है, कितना मैक्सिमम टेम्परेचर तक लेके जाना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन के अंदर आपको मेंटेन की जाती है या आपको मिल सकती है। तो ये थी आज की वीडियो में टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा महत्व है प्रोसेस सेफ्टी को संभालने में और मैनेज करने में। सो PSM के 14 एलिमेंट में हमने पहले 6 एलिमेंट हमने पर्सनल के पढ़े, और फिर 4 एलिमेंट्स हमने टेक्नोलॉजी के आज देखे हैं। अगले वीडियो में हम फैसिलिटीज़ के ऊपर आएंगे और समझेंगे फैसिलिटीज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है आपकी PSM के अंदर, इसको क्यों इंक्लूड किया गया है। तब तक के लिए थैंक यू।